बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। इस हुकूमत में अगर ढटाई और ज़िद और बेहिस्सी की मैंने कोई शक्ल देखी है तो उसका नाम मिफ्ता इस्माइल है। खबरें ये आ रही थी कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल में कमी का ऐलान करेंगे। गरीब अवाम की तंगी को मद्देनजर रखते और इसलिए करेंगे, कोई एहसान नहीं करना था, इसलिए करेंगे क्योंकि आलमी मार्केट में फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई है। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कितनी कमी वाक़ई हुई है। और दूसरा, डॉलर भी 240-45 से वापस 213-14 पे आ गया। तो खबर ये थी कि 14 अगस्त पे कौम को तोहफा दिया जाएगा पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ढटाई और बेहिस्सी का आलम आपको दिखाता हूं क्या है। मिफ्ता इस्माइल को देखा। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूं, मैं इसको ओन करता हूं। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फायदा होगा। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है, डीजल की 8 आने कम हुई है। ये ओकरा से आता है, ओकरा से पेट्रोलियम डिवीजन में जाता है। ओकरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। एक तो ये कह रहे थे फरमा रहे थे कि अगर रुपया नीचे आता गया और ब्रांड नीचे जाता गया तो फिर अवाम को रिलीफ मिलेगा। तो अभी जितना रुपया नीचे गया और जितना पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में, उसका रिलीफ अवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका रिलीफ पेट्रोल पंप मालिकान को क्यों दिया जा रहा है? उनका मुनाफा डबल क्यों कर दिया गया है? मिफ्ता इस्माइल साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। आप सोचते हैं कि लोग यहाँ पे बेवकूफ बैठे हुए, आप स्टेटमेंट्स देते हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि कीमत नहीं बढ़ेगी। मैंने ये कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। चले, आपने टैक्स तो नहीं लगाया क्योंकि टैक्स अब लगाने की गुंजाइश भी नहीं थी। और आपने कितना टैक्स करना, लेकिन जितना टैक्स आप लगा सकते थे आपने लगाया। आपके टैक्स लगाने से जितनी महंगाई हुई वो हो गई। अब जब और टैक्स लगाते आप इस वजह से थे क्योंकि आप कहते थे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है आलमी मार्केट में। आप कहते थे IMF से हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए। आप ये कहते थे कि डॉलर महंगा हो गया, इस वजह से टैक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। लेकिन अभी जब वो सारे फैक्टर्स आपके हक में आ रहे हैं तो फिर आपको पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं उनका मुनाफा डबल करने का ख्याल आ गया है और गरीब आवाम का ख्याल ही नहीं आ रहा आपको। आप कहते हैं कि मजीद पैसा जब रुपया जो है उसकी कीमत में इजाफा होगा या ब्रांड के हवाले से जो भी आपने कहा, तो फिर जाके मैं आवाम को रिलीफ दूंगा। वो दिन कब आएगा? इन द मीनवाइल लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, और आप कैसे आपने कह दिया कि रात को पेट्रोल की कीमत में अगर 6 रुपया 72 पैसे तकरीबन इजाफा हुआ है तो डीजल की कीमत में 91 आने जो कमी होगी। थोड़ी सी शर्म होती है। 7 रुपए पेट्रोल महंगा करके 50 पैसे आप डीजल कम करें और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें। आपको अगर फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते की स्टोरी थी राना अतीकुर रहमान, तोबा टेक सिंह का, वो आदमी जिसका वॉइस नोट मैंने सुना था और मैंने कहा था कि सर से लेकर पैर के नाखून तक मैं कांप गया था। उसने अपने दोस्त को बोला वॉइस नोट में, मैं चला नहीं सकता, नहीं तो मैं चला देता, पैमरा ने मेरे पीछे पड़ जाना। उसने बोला कि जी मैंने अपने दोनों बच्चियों के गले काट दिए, नाम लेकर उसने बोला, क्योंकि मैं हालात से तंग आ गया था, अब मैं खुदकुशी करने लगा हूं। अपने दोस्त को बोला शाहिद यार हमारी जो लाशें हैं वो ईद वालों को दे देना, उन्हें कहना एक ही कब्र खोद के कंबाइंड उनकी तदफीन कर दें और घर का जितना सामान है वो भी ईदी वालों को दे देना, किसी बहन भाई का एहसान मत लेना। बंद कर दिया, बाद में उसने खुदकुशी कर। ये गरीब आदमी की हालत है। 1,86,000 कर्जा था उस पर मिफ्ता इस्माइल, 1,86,000 कर्जे के पीछे उसने खुदकुशी की। और खुदकुशी छोटी बात है, अपनी दोनों बच्चियों के गले काटे पहले उसने, जालिम। पहली बच्ची का गला काटा होगा, वो नहीं रोई होगी, दूसरी ने उसका गला कटते हुए देखा होगा, उसने बचने की कोशिश नहीं की होगी। बच्चों को इतना सा कुछ हो जाए माँ बाप की जान पे आ जाती है। हालात ने, गुर्बत ने, महंगाई ने उस बाप का दिल कितना सख्त किया कि वो ऐसा जालिम बन गया कि उसने बच्चों के गले काटे और फिर खुदकुशी की। प्लीज थिंक अबाउट द पीपल ऑफ दिस कंट्री। थोड़ा सा कुछ ख्याल कर ले, थोड़ा सा। और आप इमरान खान के दौर में क्या कहते थे ये भी आपको याद कर रहा था, दिखाइए। पाकिस्तान में जो आज महंगाई आई है वो इमरान खान की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है। इमरान खान ने एक तकरीर करी थी कि वो कम करेंगे, एक पैकेज लेकर आएंगे, रिलीफ पैकेज की आड़ में रातों रात दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। पेट्रोल महंगा करेंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल महंगाई होगी।
मरियम नवाज का एक ट्वीट मेरे सामने जिसमें वो कह रही है कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मरियम नवाज शरीफ एक और ट्वीट में कह रही है कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है, यहाँ तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। ये मरियम नवाज कह रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कह रही है कि वो मीटिंग छोड़कर चले गए। आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि हमसे मुशावरत तो कर लेते। तो ये किसकी मुशावरत पे चल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल? प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं नोटिस ले रहे हैं? अब कल मैंने खबर दी है, लोगों को कहा है कि जी कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाकया हो सकती है, थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा। आपने बढ़ा दी है। डॉलर जो है वो 213 214 पे आ गया, 240 245 से। पेट्रोल की आलमी मार्केट में जो कीमत थी वो $120 फी बैरल से $87 फी बैरल पे आ गई है। क्यों अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे यार? मसला क्या है? क्यों अवाम दुश्मन पॉलिसी को फरोग दे रहे हैं? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बहरहाल इस पे भी बात करूंगा। मजीद आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा? दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि जुल्म हुआ है डॉक्टर शहबाज गिल के केस में कि जेल में उनके कपड़े उतार कर बरहना कर उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन जो वजीर दाखिला है पंजाब के कर्नल हाशिम डोगर, वो कह रहे हैं किसी की मजाल है कि कोई ऐसा करे डॉक्टर शहबाज। ये भी सुन लें। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वो कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब पता नहीं इमरान खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं या पंजाब के जो उनके वजीर दाखिला है वो दुरुस्त कह रहे हैं। फैसला आपस में ही कर लें पीटीआई वाले और फिर हमें बता दें। और फिर ये भी बता दें कि फवाद चौधरी साहब जब ये कहते हैं कि पूरी पीटीआई डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खड़ी है तो उसका क्या मतलब है? और इमरान खान साहब कल के इंटरव्यू में कह गए कि जी वो ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने उकसाया था। ये सुन ले जरा उन्होंने क्या। तो इस और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी है या नहीं साथ खड़ी है, या डिस्टेंस कर रही है, या कोई कंफ्यूजन है? ये मेरे ख्याल में पीटीआई को भी समझ नहीं आ रहा। खान साहब का शॉर्ट सुन। और डॉक्टर शीरी मिजारी भी ये कह रही हैं कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल ने कोई गैर कानूनी हरकत फेल या अमल किया है तो कानून के मुताबिक आप प्रोसेस करें उनको आगे। अगर आप अक्यूज कर रहे हैं कि उसने उकसाने की कोशिश की या कुछ, हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें, कानूनी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें। और हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं कितने क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जिसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसके स्टेटमेंट्स तो पढ़े फौज के खिलाफ। फिर नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके यूं इंडिया करके स्टेटमेंट दी है। और फिर आसिफ जरदारी, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं, बार बार एक दफ़ा नहीं। क्यों नहीं उन पे केस रजिस्टर हो रहे? मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवश खान साहिबा ने, और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पलवश खान साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिफोर आई कम टू डॉक्टर शहबाज गिल्स केस के क्या सूरत हाल है, और ये जैसा कह रही थी कि जरदारी साहब ने जो कहा है या नवाज शरीफ साहब ने कहा है उनको भी प्रोसेस करें, मतलब कि यही एतराज़ है उन्हें कि उन्हें क्यों नहीं प्रोसेस किया गया, और डॉक्टर शहबाज गिल को क्यों प्रोसेस किया जा रहा है कानून के तहत। बाकी जो उनका फेल है उस हवाले से किसी किस्म की कोई वो जस्टिफिकेशन पीटीआई वाले नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो ऐलान हुआ है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमी का ऐलान होगा, और कल मैंने इस हवाले से बात भी की थी और लग भी रहा था, हकायक भी यही कह रहे थे जी डॉलर नीचे आ गया, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे। जरदारी साहब आज ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम मुशावरत तो करें, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए। तो आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की गई ये ऐलान करने से पहले वफाकी वजीर खजाना की तरफ से कि ₹6.72 पेट्रोल की कीमत में हम इजाफा करें फी लीटर? शुक्रिया एहतशाम। देखिए, अगर जरदारी साहब ने बयान दिया है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मुशावरत नहीं हुई, वरना जरदारी साहब मतलब इस तरह खुल के पब्लिक डोमेन में बयानात ऐसे देना उनका जो है वो ज़रा अनएक्सपेक्टेड है। लिहाजा अगर उन्होंने दिया है तो जाहिर है मुशावरत नहीं हुई होगी, और इस बात पर उनको इतनी तकलीफ हुई होगी कि उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर कर दें। बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपसे पहले एक और शो में थी जहाँ कोई मुझे कोई फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जो प्राइसिंग फॉर्मूलाज हैं ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम सबको पता है
जो ये कुछ नंबर्स पंच करने होते हैं और किस तरीके से किस दिन तेल जो है वो बुक होता है और क्या प्राइसिंग है सबको पता है। लेकिन रात को 12 बजे मैं एक पंप पे पेट्रोल लेने गई तो मुझसे तो वो प्राइस चार्ज की गई कि जो बढ़ी हुई प्राइस थी, हालांकि वो स्टॉक्स तो वो नहीं थे जो उन्होंने उसी वक्त उस प्राइस पे खरीदे। लिहाजा इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो और लोगों के हाथ में भी जाता है। और मैं इसी उस वक्त यही सोच रही थी क्योंकि हमें ये अंदाजा था कि 14 अगस्त को या उससे एक दिन आगे या पीछे आवाम को जो है ये तेल की कीमत में रिलीफ दिया जाएगा। और सच्ची बात तो ये है कि ये रिलीफ उनका हक इसलिए है कि आलमी मंडी में बहुत दिनों से, जैसे आपने भी कहा, तेल की कीमत गिर रही है लगातार। और ये मिस्टर इस्माइल साहब का भी एक क्रेडिट है कि वो जो अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा था वो भी बहुत गिरा है। लिहाजा मुझे इस बात का इल्म नहीं कि इस पर्टिकुलर इस दिन ये कीमत क्यों बढ़ाना जरूरी थी। आगे एक ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, इस सियासी तौर पर भी मैं समझती हूँ गलत फैसला है। और कई दफा अगर कुछ फैसलों को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए या फिर उन फैसलों को जो है वो आप अवाम पे बोझ ना डालें और वो ऐसा बोझ हो कि जो लोग जो हुकूमत है वो खुद अपने कंधों पर ले सकती हो, तो मैं समझती हूँ कि ये शायद मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर मिफ्ता साहब खुद आकर इस पे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वो हम सुनेंगे। आज जाहिर है उन्होंने जरूर काबीना के इजलास में भी इस पे बात की होगी क्योंकि आज काबीना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और फिर आपने देखा मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें आई, मरियम नवाज ने किया, तो जाहिर है कि कोई तो ऐसी ज़्यादती है जो हुई है। ठीक है, मुनीर फारूक साहब ये फरमाइएगा कि पलविश साहिबा ने कहा कि मिफ्ता साहब अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें, एक्सप्लेनेशन तो उन्हें देनी पड़ेगी कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है, 120 से $87 फी बैरल पर आ गया है, जब डॉलर 240 से 213 214 पर आ गया है, तो उसके बाद फिर आप किस तरह पेट्रोल की कीमतों में अवाम के लिए इजाफा कर रहे हैं? ये तो अवाम दुश्मन पॉलिसी है, तो एक्सप्लेनेशन तो उन्हें देनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि खुद फरमा रही है कि सियासी तौर पर भी गलत फैसला है, आगे ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शंस में भी जाना है। पहली ये हुकूमत पिछले 4.5 माह में बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो चुकी है, इमरान खान का मोमेंटम जो है वो नजर भी आ रहा है कि वो लोग जो है वो ज्यादा उनके जलसों में जा रहे हैं। तो व्हाट इज द लॉजिक? मिफ्ता इस्माइल जब आते हैं सामने, मैंने उन्हें कई दफा सुना ये कहते हुए कि महंगाई तो मेरी प्रायोरिटीज में है ही नहीं, तरजीहात, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आया था। भाई अगर बचा लिया तो चले जाओ वापस, अगर महंगाई आपकी प्रायोरिटीज में है ही नहीं, अगर आपने करना ही नहीं है, अवाम का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? और फिर मरियम नवाज ट्वीट कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझसे मुशावरत नहीं हुई है, और मिफ्ता साहब आके ढटाई से फैसला सुना देते हैं और फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। देखिए, इसमें इशू ये है कि जहाँ तक बात अभी मैं देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी की एक निजी मीटिंग थी तो मैं उसके ऊपर तो बात नहीं करूँगा किसी टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, या उसके ऊपर वजाहत नहीं दूंगा। बट यहाँ इशू ये है कि चलें, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का जो आपका भी क्रिटिसिज्म है हर कोई कर रहा है, और मैं समझता हूँ ये बात वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं मियाँ साहब की बात को तस्लीम करता हूँ कि अवाम पर बोझ पड़ा है, बिल्कुल पड़ा। पलवशा खान साहबा ने कहा कि ये पॉलिटिकली भी कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी कॉस्ट पहले भी PMLN और इस वफाकी हुकूमत ने पे की है, अब भी करनी पड़ेगी शायद इनको, क्योंकि बाई इलेक्शन एक और आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल कैपिटल को साइड पर भी रखते हैं, वैसे भी अगर देखा जाए तो ये कोई दुरुस्त फैसला उस बादे नज़र में नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की साइड से देखा जाए, वो ये कहते हैं कि जी जो हमारी कॉस्ट है उसके हिसाब से हम वो कॉस्ट वसूल कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो आपके तवस्सुत से, मेरे तवस्सुत से, अखबार से या किसी टेलीविज़न स्क्रीन से ये देखता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है अपनी हुकूमत से कि चलिए, जब आप खुद फरमा रहे हैं कि अब हम डिफ़ॉल्ट से बच चुके हैं तो अब कम अज़ कम आप इसको ये हमारे साथ ना कीजिए कि आप उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इस तरह ना डालिए, और अगर चले पूरा ना भी सही तो चलिए कुछ डाल दीजिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा कम हो सकती है, आप चले ज़्यादा उतनी ना करें, कुछ कम कर दें तो एटलीस्ट लोग फिर भी मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जहाँ तक PMLN की अपनी पॉलिटिक्स का मामला है, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से वो एक ऑनरेबल शख्स हैं,
मैं बहसियत एक जर्नलिस्ट के मैं उन पर कोई ज़ाती तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात अब सबको पता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो उनके हवाले से एक तासुर ये पाया जाता है कि वो जब ये कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने नहीं आया, मैं तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने आया हूँ और मेरे मामलात और हैं या और मामलात को वो देखते हैं, तो इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जब PMLN के तायात कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी, वो एक निजी मीटिंग के अंदर कहते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं आप लोगों के साथ और ये मत कीजिए और हम इसके बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो फैसला कैरी आउट किया जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है। मिफ्ता इस्माइल साहब आकर उसे डिफेंड करते हैं और आज भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकली अनवाइज डिसीजन है, ये मुल्क के लिए भी बादिउन नज़र में, देखिए वो आकर इकोनॉमी की कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने या मेरे सामने कम से कम रख दें। आप मईशत को कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं यही कहूँगा कि ठीक है जी, आप अपनी वजाहत दे रहे हैं, बट इट्स अ वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। आपने जो किया उसका इम्पैक्ट लोगों पर आएगा। PMLN ये कह रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। मुनीब साहब, मैं भी मईशत को इतना कोई नहीं समझता, लेकिन ये तो किसी को भी समझ आ जाएगा ना कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है सर। वो $120 फी बैरल से $87 फी बैरल पे आ गई है। डॉलर 240, 245 से 213, 214 पर आ गया। अब आप कहते हैं कि अब मैंने अपनी कॉस्ट पूरी करनी है, तो आप कौन सी कॉस्ट की बात करें? सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आपने पेट्रोल पंप मालिकान का जो मुनाफा था उसको डबल करके आप ₹7 पे ले गए। ये आपने कोई टैक्स नहीं ऐड किया, ये आप पेट्रोल पंप मालिकान के मुनाफे को डबल करें, यानी कि खास तबके को फायदा दे रहे हैं। तो फिर आप बताएं ना कि ये हुकूमत जो है ये सरमायादारों को सिर्फ फायदा देने के लिए आई, गरीब की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। एक आम आदमी जिसने अपनी CD70 में या 125 में या गाड़ी में, छोटी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, और मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मुनीब साहब ये जिक्र कर चुका कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम स्लॉट्स में इस तरह की खबरों को जगह नहीं मिलती है कि बाप ने 2 बच्चियों का गला काट के उसके बाद खुदकुशी खुद भी कर ली और 1,46,000 कर्जा था उसके ऊपर। इन लोगों को एहसास है कि अवाम पर गुजरती क्या है, और आप पेट्रोल पंप मालिकान को फायदा दे रहे हैं, अवाम का आप सोच ही नहीं रहे। देखिए, कोई भी सियासी लीडरशिप या कोई भी सियासी जमात अपनी सियासत को तक़वियत उसी वक्त दे सकती है जब तक वो अवाम के साथ कनेक्टेड है। ये बात भूल जाइए, और ये सियासी जमातों को भी याद रखनी चाहिए कि अगर डिस्कनेक्ट आएगा तो वो सियासी जमातें इरोड हो जाती हैं, सिरे से ख़त्म हो जाती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग उन्हें अप्रीशिएट करना छोड़ देते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा मैं टैक्स नया नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी तो इम्पैक्ट उसका हम बिल्कुल अवाम तक पहुंचाएंगे। सवाल आज हर कोई यही कह रहा है कि उसका इम्पैक्ट अवाम तक आप कब पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी बजाय इम्पैक्ट पहुंचाने के उसको रिवर्स गियर लगा दिया और आप दोबारा ऊपर ले गए हैं प्राइस को, तो लोग आपको गले में फूलों के हार तो फैलाएंगे नहीं, शायद कुछ और डालने का दिल करेगा लोगों को। ये सख्त बात है, लेकिन जो बातें अभी आपने बताई उस बदकिस्मत फैमिली के हवाले से, ये बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं और एक डिस्टर्बिंग चीज है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि ये जो सियासी इस वक्त एक कशमकश हमारे मुल्क में चल रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत जब थी तो यही जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने भी वो क्लिप चलाया, हम रोज़ चलाते हैं, मईशत के ऊपर हर एक ने सियासत की है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी। अब इशू ये है कि अब आज ये जब इस हुकूमत पे आज जरदारी साहब भी मजबूरन ये कह रहे हैं कि भाई हमसे मुशावरत तो कर लेते, एक हद तक उन्होंने भी बर्दाश्त किया, लेकिन जाहिर बात है सियासी कैपिटल उनका भी है, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। अवाम के पास तो इन्होंने भी जाना है, लोग पूछेंगे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया या हमें कौन सा रिलीफ दिया। ठीक है, सिंध के अंदर को हुकूमत अपनी लेकिन मैं पलवशी साहिबा आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि मुनीब साहब सिर्फ अगले 2 मिनट ही हमारे साथ हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद आप हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से भी इनसे कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर हम आप इस इशू पर बात करते हैं। मैं आपका मौकिफ लेता हूं। मुनीब साहब, ये फरमाइएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कल जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया कि जेल में उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया, आज वजीर दाखिला पंजाब जो है कर्नल हाशिम डोगर, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, क्या किसी भी कैदी के साथ। तो खान साहब जब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं और उनके अपने मिनिस्टर्स आके उसको रिबट कर देते हैं, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती? देखिए, जो इमरान खान साहब की नेचर है वो, जैसे आप तो माशाल्लाह खुद एक वकील हैं,
वो उनकी तरह ट्रिगर हैप्पी नेचर है, वो बातें कर जाते हैं, फिर बाद में उन्हें ख्याल आता है। उन्होंने कहा जेल में तशद्दुद हुआ है, बाद में फिर वो पहले बिशारत राजा साहब जो कि सूबाई वजीर हैं, एक ऑनरेबल शख्सियत है, वो कहते हैं जी चक्की में रखा गया शहबाज गिल साहब को, इसलिए हमने DIG और सुपरिटेंडेंट जेल को फारिग कर दिया है। फिर हाशिम डोगर साहब की भी ट्वीट आ जाती है, हाशिम डोगर साहब ये कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने भी जिक्र किया कि किसी को कोई हाथ लगा दे किसी कैदी को। जो भी शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है वो अडयाला जेल में तो हुआ नहीं है, ये तो बात क्लियर है। जो उनके साथ हुआ है वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। शहबाज गिल साहब के वकला कहते हैं कि उनको इतना मारा गया और इतना तशद्दुद किया गया कि गर्दन से लेकर उनके पाँव तक, इवन उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया। अब क्या इसका कोई आप, क्योंकि मैं इसलिए आपसे बात करना आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये बातें तो बड़ी आसानी से क्लियर हो सकती हैं एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट के अंदर कि शहबाज गिल साहब पर किस तरह से और कहां तशद्दुद किया गया है। यहाँ शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन किया। पलवश खान साहब हमारे साथ होगी। आई हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक टू आवाज़। कल इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो आइडियल ताल्लुकात थे प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आया था। वो क्या प्रॉब्लम था ज़रा सुन। फिर इमरान खान साहब के फेवरेट वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार वाज आल्सो द बोन ऑफ कंटेंशन अकॉर्डिंग टू हिम। ये भी सुन। पलवशी साहिबा आप ही की तरफ आऊँगा। डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। और मज़ीद ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात तो बहुत आइडियल थे, सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आया था कि मैं चाहता था कि जनरल फैज़ सर्दियों तक रहें DGISI। और दूसरा वो ये कह रहे थे कि बुज़दार साहब जो है उनको अगर मैं हटाता तो फिर मसले आने थे और पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होने थे। तो एज अ मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए एहतशाम साहब, इस मुल्क में एक्सपेक्टेशंस और अपनी जो एक सोच होती है उसके बरखिलाफ वजीर आजमों को भी तब्दील किया गया है, उनको निकाला गया है, उन्हें वक्त से पहले डिसमिस किया गया है। तो लिहाजा जब कोई ऐसा मामला होता है मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन सियासी पार्टीज जो है मुश्किलों को फिर उनका कोई हल निकालती है। और कोई एक आदमी इतना जितना मर्जी वो एफिशिएंट क्यों ना हो, वो इतना इंडिस्पेंसिबल, यानी ऐसा नहीं होता कि उसके जाने से दुनिया रुक जाएगी। और बुज़दार साहब तो खैर से आपको पता ही, इस हवाले से उनकी कोई इतनी शोहरत नहीं थी कि वो इतने पंजाब के मामलात को काबिलियत से चला रहे थे। लिहाजा ये वो बातें हैं एहतशाम, जो मुझे भी पता है आपको भी पता है। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो खान साहब ने की? असल कहानी तो यही है कि वो मतलब बात ये है अब कि किसी का अपने साथ अगले का करियर भी तबाह करते हैं अब रोजाना के हिसाब से। कल भी इन्होंने कहा भाई आपका क्या मामला है, शहबाज गिल से ये सवालात हुए, शहबाज गिल से। अब आज का ही देखिए कि इन्होंने ये जो कल एक स्टेटमेंट दी कि उस तशद्दुद हुआ है, अगर वह इंतहाई गलत हुआ चाहे वो शहबाज गिल ही क्यों ना हो। और इन्होंने संगीन इल्जाम लगाया कि भाई उसको बिल्कुल जो है बरहना करके तशद्दुद किया गया। देखिए ये कोई भी, आप हम में से कोई भी, चाहे शहबाज गिल ने क्या नहीं किया सबके साथ, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये अनफेयर, ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस किस्म की चीजों को फरोग जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप मुझे बताइए कि फिर थोड़ी ही देर में उनके वजीर दाखिला अगले दिन आके कहते हैं कि सब गलत। तो आप फिर क्या मुझे समझाने की कोशिश करें कि हम इतने मतलब बेवकूफ हैं कि ये आप इल्जामात किन पर आयद कर रहे हैं, किस वजह से आयद कर रहे हैं, किस सिमत में मामलात को आप धकेलना चाह रहे हैं, क्या ये मुझे और आपको समझ नहीं आ रहा। और फिर वो जो सवालात कर रहे हैं कि फलाने से आपकी मुलाकात कितनी दफा हुई, भाई बात ये है कि अगर जो एक तरफ आप एक आदमी की इंसाइटमेंट को गलत समझते और आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा तासुर पैदा हो रहा था कि फौज में जो है वो बगावत करवाना चाह रहा था, तो फिर आप ये किस किस्म की बातें करें। और दूसरी बात ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार राय कि हम आप सब दाई, लेकिन आप बैरिस्टर हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, क्या अमेरिका में भी फर्स्ट अमेंडमेंट में एक्सेप्शंस हैं? क्या आप मुंह खोलकर कुछ भी कह सकते हैं? क्या उधर भी ये इंसाइटमेंट का लफ्ज है? उनके जो सबसे बड़े चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स की इस दुनिया में, आज़ाद दुनिया में आजकल, क्या वहां भी कोई ना कोई कदगन है? और क्या वहां भी ये इस किस्म का, बाकी चीजें तो हमारे मुआशरों में है ही नहीं जो वहां
पाई जाती हैं जो वो लिखते हैं, उसमें तो सब में धरे जाए डेफेमेशन है और जो है वो इस किस्म की ज़बानी कलामी फ्रॉड्स हैं जो अक्सर होते रहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, सईद कायद साहब ने ज्वाइन किया। कायद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजरत में आते साथ ही आपका तारुफ नहीं करा सका, लेकिन अगर मैं बुज़दार साहब के हवाले से सवाल पूछूं आपसे, जो इमरान खान साहब ने कहा कि वो ख्वाहिश थी कि बुज़दार किया जाए, लेकिन अगर मैं बुज़दार को तब्दील करता तो पार्टीज़ के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा थी और वो फिर पार्टी के अंदर डिसहार्मनी पैदा होनी थी। तो मुझे तो पहला ख्याल ये आया कि पार्टी में डिसहार्मनी को रोकने के लिए मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ आबादी का सूबा दाव पे लगा दिया गया, क्योंकि बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो तो हमारे सामने, उनका पोटेंशियल, उनकी कॉम्पिटेंस हमारे सामने। मैं तो उससे पीछे जाऊंगा जी कि कैसे पीएम साहब हैं, बुज़दार को दें। अब जो सिंध है वो बिलावल साहब की मर्जी है जिसको दें, और उसके बाद इलेक्टोरेट देखेगा उसने गलत किया या सही किया। सवाल ये है कि अगर आपके पास अपने इख्तियारात ही नहीं है तो आपको तो नो कॉन्फिडेंस से पहले बाहर आ जाना चाहिए। आप मुझे बताएं ना कि यू आर द पीएम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री एंड यू टेल मी दैट यू आर बीइंग आस्क्ड बाय आई डोंट नो हुम, एंड इफ यू आर बीइंग आस्क्ड तो आप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घर जाएं। यही मसला है हमारा। नहीं, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट तो किया। मैं नहीं रेजिस्ट छोड़े जी, रेजिस्ट क्या कह रहे हैं कि रेजिस्ट किया, इस बात पर मेरा इख्तिलाफ हुआ। वो कहते हैं अदरवाइज आइडियल ताल्लुकात। परवेज शाह साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की और हम समझते हैं पीपल्स पार्टी का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इसलिए नहीं कि मैं कभी किसी लेफ्ट की पीपल्स पार्टी का ऐसा था, बल्कि वाकई जितने साफियों को इन्होंने टॉलरेट किया किसी ने गवर्नमेंट में टॉलरेट नहीं किया। मगर सवाल यह है कि अगर उन्होंने इंसाइटमेंट की है तो गुजरावाला में क्या हुआ था, ये मरियम साहिबा ने क्या बातें की, ये लोहे के चने कौन थे। ओ भाई एक रास्ते बोर्ड करो, फिर रास्ते आप खोल देते हो, जो आपको सूट करता है वो ठीक है। गलत किया उसने शहबाज गिल साहब ने, हम भी कहते हैं गलत किया, लेकिन सवाल ये है कि जो आपको सूट करता है, एस्टैब्लिशमेंट आपको मुझे गोद में बिठा ले तो अच्छी है, किसी दूसरे को बिठा ले तो बुरी है। पर यही हो रहा है ना, इसलिए कभी भी पॉलिटिकल एलीट यहाँ की एम्पावर्ड नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये खुद जाके एस्टैब्लिशमेंट को कहते हो छो असी आके थोड़ी खिदमत कर दें। अब इमरान खान भी यही कर रहे हैं। तो आज उन्होंने जो तकरीर की है लाहौर में, उन्होंने क्या कहा है कि भाई हमारा कोई लड़ाई नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा यार, कौन सा अच्छा है? जो बातें कर रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, जो अपना शहबाज गिल साहब ने कोर्ट में जाके बातें की हैं या जो कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बातें की हैं, तो आई डोंट नो व्हेन आवर पॉलिटिकल एलीट विल कम ऑफ एज, कि हम ये बालग कब होंगे। और मैं तो खान साहब से हैरान हूँ कि अगर आप अगर अपना इख्तियार, वो मैं इस बात पे बाद में आऊँगा, वो गलत था सही था, आज इलेक्शन होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर वो बुज़दार बड़ा गलत था, उसने तबाह कर दिया, तो उन्हें सारी 14 पार्टियों को शिकस्त कैसे दे दी उसने? ये 27 तारीख जब भी इलेक्शन हुआ है, 17 को बुज़दार ने तो नहीं दी ना, मतलब उसकी पार्टी ने दी ना, वो इमरान खान ने दी ना। यही बात है, वो तो बुज़दार तो जितना डैमेज कर सकते थे इमरान खान को उन्होंने किया डैमेज। मैं कहता हूं कि मैं इंडिविजुअली ना तो बुज़दार को डिफेंड करता हूं ना किसी और को डिफेंड करता हूं, तबाह तो हमें सब ने किया, और किसके कौन कौन से सूबत तबाह नहीं हुई। इजाज़त दीजिएगा, मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर बिलाल कियानी है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन एनर्जी एंड इकोनॉमी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे फरमाइए डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया था कि कोई समझ नहीं लगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया क्या। ये जो 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान किया है, दिस इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ कॉमन पाकिस्तानी, कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत सर कम हो गई है, जब डॉलर की कीमत कम हो गई है, और हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब 14 अगस्त पे आके कौम को तोहफा देंगे कि जी ये आपका तोहफा है 75वीं यौम आज़ादी पे। उस टाइम पे उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया। व्हाट इज़ दी लॉजिक सर? मतलब कि पॉलिसी में कोई जहन है मिफ्ता इस्माइल साहब का कि कोई अवाम दुश्मन पॉलिसी ही परसू करनी है? और वो खुद कह चुके हैं कई दफ़ा कि महंगाई तो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, गरीब आदमी तो प्रायोरिटी नहीं है, मैं तो सिर्फ डिफॉल्ट से बचाने के लिए आया था। तो सर डिफॉल्ट से तो बच ही गए ना, IMF की इंस्टॉलमेंट आ रही है, तो मिफ्ता साहब को फिर घर भेज दें। लोग बड़े परेशान हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शद साहब, फर्स्टली जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक मैं आपकी मामूली सी करेक्शन करके आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई वुड जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। दूसरा सर, देखिए जहाँ तक आपके सवाल की बात है, यकीनन देखिए महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, और यकीनन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि जब इस तरह की कीमतें बढ़ती हैं तो एक लोग यकीनन इस पे सवाल पूछते हैं। और आपकी बात सही है कि पिछले चंद दिनों में हमने एक्सचेंज रेट में
बेहतरी देखी है, तेल की कीमतों में भी कमी आई है। मगर आपको जरा ये बात मैं जरूर समझाना, और इसलिए लोग पूछ रहे हैं, यकीनन समझना चाह रहे हैं कि इस दफा इजाफा क्यों हुआ। इसमें पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई इजाफी लेवी नहीं लगी और कोई टैक्स नहीं लगा। तो इसलिए ये तासुर कि हुकूमत ने कीमत बढ़ाई है, हुकूमत ने जो कॉस्ट थी, जो ओगरा की तरफ से रिकमेंडेड कीमत आई थी, जो कि कॉस्ट की बुनियाद पे होती है, ये सिर्फ कॉस्ट की बुनियाद पे आगे प्राइस डिटरमिन की गई। तो ये 6 रुपए 72 पैसे किसकी जेब में जाएंगे सर? टैक्स तो नहीं लगा, ये मुझे भी मालूम है, इजाफी लेवी नहीं लगी। ये 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर किसकी जेब में जाएंगे? बैरिस्टर साहब, आपने बड़ा तफसीली सवाल पूछा, मुझे उसी तरीके से जरा एक तरतीब में जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, दूसरी बात ये है कि देखिए, आपने जो एक्सचेंज रेट है आपका अभी तकरीबन 213 रुपए पे है, मगर जो हमारा प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पे ओगरा अपनी कीमत कैलकुलेट करता है, वो एवरेज एक्सचेंज रेट होता है। तो जो पिछले 15 दिनों का एवरेज एक्सचेंज रेट है वो 227 रुपए बन रहा है, 213 के बजाय। तो अगली विंडो के अंदर हम ये जो एक्सचेंज रेट अभी कम हुए हैं, इसका इंशाल्लाह फायदा, और हमें उम्मीद है कि एक्सचेंज रेट इसी लेवल पे मुस्तहकम रहेंगे या इंशाल्लाह मजीद बेहतरी भी आएगी। तो आप अगली विंडो में इसका फायदा देखेंगे। एक तो ये फैक्टर है कि एवरेज एक्सचेंज रेट 227 रुपए का इस कीमत पे लगा है, जिस वजह से आपको वो कमी उस सतह तक नहीं नजर आई जिस तरह जितनी डॉलर में कमी आई है। एक ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो पेट्रोल की कीमतें, इसके अंदर एक फैक्टर ये होता है कि 60 दिन पहले जो आपने पेट्रोल खरीदा होता है उसकी भी फॉरेन एक्सचेंज की एडजस्टमेंट होती है, एलसीयां खुली होती हैं लाइन, और उसके अंदर जब आप वो एलसी जब क्लोज करते हैं जिनने ये तेल इंपोर्ट किया होता है, तो अगर उस पे जो भी डॉलर में के रेट में उस मुद्दत में इजाफा हुआ होता है, उसको भी प्राइस में एडजस्टमेंट होती है। मैं आपको फैक्टर समझा रहा हूँ कि देखिए, जो आपने सवाल किया, तो इस वजह से मेरे एक सवाल का जवाब दे दें मुझे। अब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपसे तफसीली बहस कर सकता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत है, तो इस वजह से मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता फिगर्स के हवाले से राइट नाउ। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में जो इजाफे के ऐलान हुए, 6 रुपये 72 पैसे किसकी जेब में जाने हैं सर? ये किसकी जेब में जाने? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पेट्रोल पंप मालिकान का जो प्रॉफिट था वो दुगना कर दिया गया है और गरीब आवाम को नजरअंदाज किया गया? सिर्फ इस सवाल का जवाब। सर मेरे पास खबर आ रही है वो बढ़ा दिया गया है। सर नहीं सर, फिर इसलिए मैं आपसे फिगर्स की बात करूं ना, ये सिर्फ इसमें कॉस्ट पास थ्रू है। जिस कॉस्ट के ऊपर जो आपकी कॉस्ट खरीदने की होती है, उसके अंदर जो 60 दिन पहले आपने पेट्रोल खरीदा होता है, उसकी वजह से जो कुछ भारी कीमत आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने की, देखिए अभी हम तो कॉस्ट कैसे बढ़ गई सर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉस्ट तो बढ़ी नहीं, कॉस्ट तो कम हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉस्ट कम हुई है और जी डॉलर की कॉस्ट भी कम हुई है। जी, तो इस डॉलर के हवाले से मैंने आपको जिस तरह अर्ज की, 213 रुपए का डॉलर आपका अभी है, मगर जो आपका इस तेल की कीमत, पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, डीजल की प्राइसेस के ऊपर जो एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है वो 213 नहीं हो रहा, वो 227 हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से आपकी पेट्रोल और डीजल की कीमत कैलकुलेट की जाती है वो एवरेज एक्सचेंज रेट की बुनियाद पे होती है, मतलब कि जो पिछले 15 दिन के आपके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 213 रुपए डॉलर की कीमत है। बिलाल साहब, मेरा सवाल प्लीज सुन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि 213 डॉलर की कीमत है। 1 अगस्त को डॉलर 238 का था, उस टाइम पे आप पेट्रोल 227 रुपए फी लीटर पे दे रहे थे। आज डॉलर 213 का है सर, तो उस टाइम पे आपने 6 रुपए 72 पैसे बढ़ा दिए। तो ये साइंस मुझे थोड़ी सी समझा दें, या ये कोई आर्ट है? जी तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि देखिए उस टाइम पे डॉलर बढ़ रहे थे, बल्कि डॉलर का रेट हाई था, उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में हम कमी कर सके थे, क्योंकि उसके वक्त उस टाइम पे आपकी जो पिछली एलसीज का जो फॉरेन एक्सचेंज का इंपैक्ट था पुराने कंटेनर्स का, वो जब आपने एडजस्ट किया तो आपका पास थ्रू ऐसा बन रहा था कि 3 रुपए की आप कमी कर सकते थे। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 213 रुपए का डॉलर तो है, उससे पहले तो डॉलर और ज्यादा महंगा था सर। पिछला कौन सा सर बेनिफिट? उससे पहले 1 अगस्त से पीछे चले जाते हैं, जुलाई में चले जाते हैं बिलाल साहब। जुलाई में डॉलर और भी ज्यादा महंगा था पाकिस्तान में, और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा थी, $120 फी बैरल पे थी, अभी $87 फी बैरल पे आ गई। जुलाई से पीछे चले जाते हैं। सर मैं आपको यही जो आप कह रहे हैं, मुझे आपको यही है जी।
सर मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए 1 अगस्त को जब प्राइस अनाउंस हुई थी तो उसमें कमी इस वजह से हो सकती है, ज्यादा डॉलर का रेट होने के बावजूद, कि आपकी जो पिछले 60 दिन पहले कंटेनर की जब फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट हुई, हमारी कीमत के अंदर 60 दिन पहले वाले कंटेनर भी रिफ्लेक्ट होते हैं जी। इस वजह से सिर्फ पिछले 15 दिनों को नहीं देख सकते। उस दफा उसका इफेक्ट ऐसा रहा कि आप 3 रुपए की कमी कर सके। इस दफा बदकिस्मती से पिछले 15 दिनों के अंदर डॉलर के रेट में कमी होने के बावजूद, थोड़ी सी ऑयल प्राइसेस में कमी होने के बावजूद, एक तो ये इफेक्ट था कि हम डॉलर रेट 213 का नहीं ले सकते, यकम से 15। सर मैं आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं। ठीक है बिलाल साहब, मैं आता हूं जी आपकी तरफ वापस। साहब मुझे समझ नहीं आई बात, वैसे ना आपको समझ आ रही है वैसे बिलाल साहब, मतलब कि ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आपको उनका आर्गुमेंट समझ आ रहा है? नहीं देखिए, मैं तो इतना इस पेचीदा अमल में नहीं जाता, मैं तो दो सादा सी बातें करता हूँ। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट और ये वैसे इतना पेचीदा है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है पेचीदा, लेकिन मेरा सिंपल सवाल है साहब, आज डॉलर है 213 का, ठीक है, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत है $87 फी बैरल, ठीक है, यकम, और आज हम दे रहे हैं 6 रुपये 72 पैसे महंगा उससे जो हम 1 अगस्त को दे रहे थे, और 1 अगस्त पे डॉलर की कीमत थी 238, और आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमत ज्यादा थी। तो वो जो कह रहे हैं कि वो पिछला वो एलसीज का था 7 दिन का रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो मेरे ख्याल में तो पिछले 7 दिन में और भी ज्यादा कीमत 7 नहीं सर, 7 नहीं, तो ये आपको 60 डेज 60 ये बात ये है कि आप सादा बात करें जो आवाम को समझ आए, आवाम को समझ। 60 दिन पहले के कंटेनर्स जो थे सर सादा बात, फिर बैरिस्टर साहब मुझे इजाजत दें, फिर मैं आपने मैकेनिज्म पूछा तो मैं कर देता हूँ सादा बात, क्योंकि अब आप उस सियासी तरीके से कर रहे हैं तो मुझे इजाजत दें। सादा बात यह है कि कोई भी इजाफी टैक्स नहीं लगा, कोई भी इजाफी लेवी नहीं लगी, जो आलमी मंडी में जो हमारे मैकेनिज्म के तहत जो कीमत बनती थी, जो ओगरा की रकम नहीं लगा, लेकिन कीमत तो ज्यादा हुई है ना, लेवी हुई जी, और उसकी वजह यह है कि कीमत फिर भी ज्यादा हुई है ना। 60 दिन पहले डॉलर का क्या रेट था? तो सर 60 दिन पहले डॉलर का क्या रेट था सर, और आलमी मार्केट में पेट्रोल की क्या कीमत थी? मुझे जरा बताइएगा, आप जो कह रहे हैं ना कि 60 दिन पहले, तो 60 दिन पहले क्या था सर? जी अब आप, तो सर मैं आपको यही अर्ज करता हूँ, ऐसी एलसीज थी जब आपके पास वो पेट्रोल आया तो वो एलसी उस टाइम पे एक्सचेंज रेट 205 रुपए 210 रुपए का था। अब जब पिछली विंडो के अंदर इसके स्टार्ट के ऊपर जब ये एलसीज क्लोज की गई, मतलब कि 1 अगस्त पहले हफ्ते में अगस्त के जब वो एलसीज को बंद किया गया तो ये क्लोज हुई है कोई 235 पे, कोई 240 पे। मेरे पास वक्त थोड़ा है बिलाल साहब, मैं कायद साहब का फीडबैक लेना चाहता हूँ, बट आई वांट टू इनवाइट यू ऑन एयर टुमारो अगेन सर, इसके ऊपर हम तफसील से बात कर लेते हैं। ये जो 60 दिन वाली आप बात कर रहे हैं, मैं भी जरा फिगर्स निकाल लेता हूँ, प्लीज आप भी निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए सादा सी बात है, राना भगवान दास की रिपोर्ट निकलवा ले जी, आप अबू बकर खुदाबख्श की रिपोर्ट निकलवा ले, हु इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स, निकलवा ले। जितनी वारदात उसने कहा ओगरा बंद कर दो, और खान साहब के दौर में कहा था और उनसे भी नहीं हुआ बंद। सवाल यह है कि आप $17 बिलियन की इसको सब्सिडाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू UNDP, इस मुल्क की इशराफिया को, जो खा खा के ब्लोटेड इतना बड़ा उसका पेट हो गया, तो आवाम को आप सबसे, आपकी बिल्कुल लॉजिक ठीक है, आपकी एलसीज 242 पे बंद हुई होंगी, लेकिन आपके पास $17 बिलियन है इस मुल्क की इशराफिया को खिलाने के लिए, एज UNDP कह रहा है, मगर आवाम को आपने रिलीफ नहीं देना, जो पहले ही कुचले हुए हैं, जो पहले ही मारे हुए हैं महंगाई के। तो सवाल ये है कि भाई अगर आपने इमरान खान ने जब दी अपना सब्सिडी तो हो वो तो हमारे वो बम बिछा के चले गए। अच्छा भाई आप भी बम बिछाएं किसी के लिए, सब्सिडी दें आवाम को। जितनी आप आर्गूमेंट देते, इससे पहले जितना करप्शन, जितनी, सुन लीजिए आपने, मैंने बड़ी लंबी बात सुनी आपकी, इससे पहले जब जो कौन थे नदीम साहब, जो इमरान खान साहब ने रखे हुए थे, इमरान खान साहब के दौर में हमने कुछ 15 प्रोग्राम किए कि यार वो कौन थे, वो जो खुद IPPs के मालिक थे यार, ये सारे। अच्छा राना भगवान दास क्या लिखते हैं, कहते हैं एक डीजी आयल होता है, तो वो जब मीटिंग मुझे पता की कि वो यार वो 3 दफा साल में 3 दफा आया, जो स्टेक होल्डर हैं वही सब कुछ कर रहे होते हैं। अभी ये बड़ी लंबी भगवान अपना इसकी खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट है, वो निकाल के देख लें। भाई हम तो चरागाह हैं आपकी, भले इमरान खान साहब थे, भले आप हैं, हमारा तो कचूमर निकल गया। आपकी लॉजिक भी ठीक होगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी ठीक होंगे, आपके फिगर्स भी ठीक होंगे, मगर मेरा एक सवाल है कि सारे की सारी इशराफिया अपने आप को बिलियंस ऑफ डॉलर में सब्सिडाइज करती है, और 3 रुपए की सब्सिडी जो है आम आदमी को देने को तैयार नहीं है, जिसको 80% टैक्स लगाती है। पाकिस्तान इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आवाम के पैसे से चलता है, ये तो एक आना नहीं देते, सारा तो ये हमसे लेते हैं, और वो सारा बोझ हम पे डाल देते हैं। बिलाल साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन बिलाल साहब यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। मुझे जी वेरी क्विकली जी, देखिए 2 बात,
30 सेकंड जैसे मेरे पास क्विकली जी आपने कहा वो सुरंगें लगा के जाएं, तो आप भी लगा दें, हम ये काम नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से मईशत को आग नहीं लगाएंगे। दिवालिये से हमने बचाया है। श्रीलंका में 10-10 दिन की पेट्रोल की लाइन लगी हुई है, 500-500 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है और वो भी 5-10 लीटर एक वक्त में मिलता है। वो सूरत हाल हम यहाँ पे नहीं चाहते। मुश्किल फैसले करने पड़े, हमने किए हैं। IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया है, हमने हर चीज को बैलेंस करना है, खसारे भी कम करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कल शो में जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं इस हवाले से जरा बात कर लेते हैं। वो जो 60 दिन की भी बात आपने की और LC जिस पे क्लोज हुई है उस पर बात की है, तो मैं आपको ऑनर इन्विटेशन दे रहा हूँ कि कल तशरीफ लाइन इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह हाफ़िज़।